तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो? चलो फिर से आ जाओ। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अपना जो है संघर्ष जारी रखेंगे और अपने पेपरों में अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोगों का जो वीडियो चल रहे हैं वो ये वीडियो नंबर है तो शायद 6 है, शायद 5 या 6 है। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में है 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में या इस सेक्शन में हम 11 से लेके 15 तक करने वाले हैं, उसके बाद अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, तो ये DPMT 2002, DCE 2004 और इस तरीके के अभी पिछले में अगर आपने देखा है पिछला वीडियो तो उसमें निकल गए हैं कई सारे सवाल, मैंने ये वाले करवाए हुए हैं इसी तरीके से। तो वो जिन बच्चों ने देख रखा है वो तो देख के बता देंगे कौन सा ऑप्शन इसमें जो है हमारा होने वाला है। तो कौन सा होने वाला है? ये वाला होने वाला है, सी ऑप्शन। देख के ही पता चल जाएगा, आपको सॉल्व भी नहीं करना, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे। एक स्फेरिकल प्लैनेट है फॉर आउट इन द स्पेस, स्पेस में कहीं पर है। उसका मास m0 है और डायमीटर है जो उसका d0 है। ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक छोटा सा पार्टिकल है मास m का, वो फ्रीली फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो भी ये हमारा क्या है, ये प्लैनेट है, इसके ऊपर मास m करके जो मैंने ये बताया हुआ है, करवाया है ये सवाल। और इस पूरे प्लैनेट का जो है मास m0 है और इसका डाया है वो हमारा d0 है। तो ये कितना जो है, कितनी तेजी के साथ ये नीचे खींचेगा, यानी कि कितना जो है ये प्लैनेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी g की वैल्यू क्या होगी इस प्लैनेट पर। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, g इक्वल टू जो होता है वो होता है m, जैसे हम लिखते हैं F इक्वल टू mg और हम लिखते हैं F इक्वल टू g m अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखते हैं। अब ये दोनों f है, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे तो एक मिनट, कहाँ चला गया? अब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा mg इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। तो ये m से m गया तो g की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है g इक्वल टू g m0 अपॉन r स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। कितना होता है? डबल होता है, तो इसको हम आधा कर देंगे। तो यहाँ पर d0/2 का लिख के स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 की जगह हम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा नीचे, तो आप जब इस 4 को जब सॉल्व करोगे इसको, तो ये हमारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, और सॉरी एक यहाँ पे स्क्वायर भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। देखो 4gm0/d0 स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन आ गया, पहले ही देख के बता दिया था। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के सवाल पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का। इफ अर्थ इज सपोज टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, देखिए कितने तरीके से बहला रहा है, ठीक है हमारे मन को। तो ये हमारी जो अर्थ है वो क्या है, स्फीयर है। हम मान लेके चलते हैं, और वैसे स्फीयर नहीं है, चपटी हुई है। तो इफ़ g30 इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g30 किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लेटीट्यूड इज 30 डिग्री एंड g द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ g माइनस g30, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन हम अपन को कितने देसी भाषा में समझाएंगे मित्र, देसी भाषा में। ठीक है, समझो। ये गीली चौक है, मैं सूखी ले लेता हूँ, नहीं तो मिटाने में दिक्कत होगी। हाँ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी ऐसे ऐसे घूम रही है, क्या हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब आप ये देखो कि किसी भी आप एक गेंद ले लो, ठीक है, आप उसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चिपका दो। जिस एक्सिस पे वो घूम रही होगी ना, तो उसके ऊपर नीचे देखना, वहाँ से कोई चीज़ नहीं जाएगी। बाकी और दूसरी जगह पे जो घूम रही होंगी वो पूरी बाहर निकल जाएंगी वहाँ से। नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा। मान लो एक गेंद भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ चलो ऐसे ही समझा। मान लो हमारी जो अर्थ है घूम रही है। अब मान लो जब ये घूम रही है तेजी से, तो यहाँ पर जो चीज़ होगी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर। कौन सा? ऊपर की ओर। लेकिन ग्रेविटी किधर को लगती है? नीचे की ओर। तो बेटा ग्रेविटी के मान में, यानी कि उसकी वैल्यू में कुछ जो है फर्क तो आएगा, क्योंकि ये ऊपर जाना चाह रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है।
लेकिन यहाँ पे ये अगर ऐसे ऐसे घूम रही है हमारी अर्थ, सपोज ऐसे ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम अपना इधर को जाते जाएंगे इक्वेटर की तरफ, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो ये घटता जाएगा। सब समझ में आया? बिल्कुल आ गया था। तो अब देखो इस पॉइंट पर यानी इक्वेटर पर उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। कितनी? मैक्सिमम। किसकी? यानी ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम होगी, लेकिन जो बाहर जो जा रहा है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर जो है, या ग्रेविटी की बोल लो, जी यहाँ पे होगा मिनिमम और यहाँ पे होगा जी मैक्सिमम। अब समझ में आया कि जी पोल पे क्यों मैक्सिमम होता है और यहाँ पे इक्वेटर में मिनिमम क्यों होता है? तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ की चीज़ के अंदर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो कि बाहर की ओर जाना चाह रहा है, और उसको कौन बैलेंस कर रहा है? उसको ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आया। अब जो है हमारी चीज़ जो बाहर जाना चाह रही है, उसके लिए हमारे को यहाँ से हम एक जो है, ये हमारा जो है यह पॉइंट पे है मान लो यहाँ पर, और ये हमारा सेंटर है, तो इस लाइन से जो है एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा, डेल्टा, जो कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो आप इधर की ओर आते जाओगे तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फार्मूला होता है वो होता है जी डैश, यानी कि जी कितना होगा, कट पिट के कितना निकल के आएगा। तो जी निकल के आएगा जी माइनस यानी मेन जी की वैल्यू में से माइनस करना है हमको आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू हमको जो है माइनस करनी है। ये किस वैल्यू है? ये जो है लेटीट्यूड के साथ, यानी जो भी एंगल बन रहा है उसके साथ में जो है यहाँ पर कितनी वैल्यू के साथ ये बाहर जाना चाह रहा है, उस वैल्यू को हम अपने मेन जी की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पे आप 0 रखोगे तब कॉस की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे आप इधर की ओर जाओगे तो आपका जो है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, इसके और इसके बीच में एंगल। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 कितना होता है? 0 होता है। तो हमारा उस केस में ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। जी डैश यानी जी कितना हो जाएगा? जी के मेन जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि पोल पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा जी की वैल्यू। अभी समझ में आया? अब हमसे पूछ रहा है जी माइनस जी 30, यानी 30 की वैल्यू पर जो है मेन जी में से कितनी वैल्यू हमको घटानी पड़ेगी तो हमारे पास में जो है निकल के आएगा। तो बेटा जी माइनस जी 30 यानी जी में से, यानी ये वाली जी की वैल्यू जो है पूछ रहा है कितनी होगी, तो जी में से जी 30 को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? जी में से जी 30 को आप घटा दो तो हमारे पास में यही वैल्यू निकल के आएगी। कितनी आएगी? देखो मेन जी की वैल्यू थी और जो जी की वैल्यू आनी थी जी 30 की, उसको हमको माइनस करना है। तो हम उसको, ये जी 30 की वैल्यू है और ये जी की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम जो है जी 30, ये जी डैश है, ये जी 30 की है और ये मेन जी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास में यही तो निकल के आएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे जी 30? तो यहाँ पर cos 30 कितना होता है? फंस गए ना? यही याद नहीं है ना? करके आओ भाई, करके आओ। कब करोगे? जब पेपर हो जाएगा जब करोगे। अरे अभी करके आ भाई मित्र, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। तो 30 कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो तो √3 × √3 3, 2 2 जा 4, तो 3/4। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 3/4 R ओमेगा स्क्वायर। कितनी आएगी? 3/4 ओमेगा स्क्वायर R। ये 3/4 किस में? इसमें है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। DC 2005 का सवाल हमने जो है बड़ी आराम से और कंसेप्ट को समझते हुए, फार्मूले को याद रखते हुए हमने जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये क्वेश्चन है हमारे 13 नंबर का क्वेश्चन। द मासेस ऑफ 2 प्लैनेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। हमारे पास में 2 प्लैनेट हैं जिनका रेशियो है, मास का रेशियो है 1:2 और रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ, उनकी रेडियस है उसका रेशियो है 1:2।
ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट आर इन द रेशियो ऑफ, उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उनका रेशियो कितना होगा। चलो करें इसको सॉल्व, देखें इसका कितना जो है हैकड़ी भरा हुआ है सवाल के अंदर। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपके टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल एकदम भर भर के आएंगे, ठीक है। आप बस देखते जाओ, आपने अगर पूरी मेरे जो है वीडियो फॉलो कर रही है ना, आपके जो है 90 से अब ही आएंगे। कितने आएंगे? अब आपके जो है 90 से अब मार्क्स आने वाले हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में। और नीट का है आपका वैसे ही, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वैसे ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं दो प्लेनेट है ए एंड बी, इनके मास का रेशियो है MA/MB डेट इज 1/2, ठीक है। उनका रेडियस का रेशियो है RA/RB डेट इज 1/2 आल्सो, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा किसको आ गया बता दो कमेंट में कितना आया है। तो देखो आप इसमें से जब आप देखोगे हमारे पास में जी का जो फार्मूला होता है, हमसे पूछा है GA/GB, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले जी का फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से उस पर वैल्यू जो है डिपेंडेंट करती हैं। तो आपको पता होगा GM/R² होता है। आप देखोगे तो यहाँ पे G अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M के और R² के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप जो है इसको एक मिनट इसको आप जो है उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा एक मिनट GA/GB इजकल टू MA/MB, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमारा R² वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे R2²/R1², ठीक है। तो हमारा GA/GB निकलेगा कैसे, MA/MB, तो ये 1/2 रखो इंटू R1/R2, कितना R2/R1, यानी R2 2 है तो 2/1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4/2, तो 2 1 2 2 2 या 4, तो ये हमारा आ गया 2/1। तो हमारा GA/GB कितना आ गया 2:1, कितना आ गया 2:1। किस में है 2:1, देखो इसमें है 2:1। अरे एक नहीं ढेरों सवाल आएंगे इस तरीके के आपके, जो आपके वैल्यू के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है ये पूछा जाएगा, किस तरीके से डिपेंडेंट है। यही नहीं, काइनेमेटिक्स ले लीजिए, काइनेमेटिक्स में है, रोटेशनल में है, कहाँ नहीं जाओगे आप, पूरे आपको फिजिक्स में ये इस तरीके के जो सवाल है डिपेंडेंट वाले मिलेंगे, किस तरीके से वैल्यू जो है डिपेंडेंट कर रही है। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन हमारे क्वेश्चन तो पूरे में ही घूमेंगे, आपस में लिंक रहते हैं, पूरे क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं। आप लिंक को एक तरफ से काटना चालू करो, बीच बीच में अदर सब्जेक्ट की लिंक आएंगी, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, ठीक है। तो ये 13 नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम 14 नंबर के सवाल पर। तो 14 नंबर का सवाल कंसेप्चुअल है, और जिन लोगों ने अभी पिछला वाला सवाल देख लिया है तो उनको तो आ ही गया होगा, देख करके बता दोगे। तो देखिए कितनी ज़्यादा बार आया है, FMC 1995, DPMT 2002, FMC 2004, DCE 2009, और हो सकता है कई बार रिपीट भी हो सकता है ये सवाल। तो जो हम कहाँ से, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, यानी कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर से है, इक्वेटर से हम किधर जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, अर्थ अंदर की ओर खींचती है, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर की ओर भी जाना चाह रहा है ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम भी हैं, हम इक्वेटर पर हैं, हमारी हम जो है बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर जी की वैल्यू कम लग रही होगी। और यहाँ पर जैसे आप पोल के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पोल है, तो यहाँ पे इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो ज़्यादा मेन एक्सिस से ज़्यादा दूर कौन है, हम है, तो जो हमारे ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यहाँ पर क्या है, दूरी नहीं है एक्सिस से, तो क्यों फोर्स लगेगा उन पर ऊपर ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। तो इक्वेटर से अगर
पोल्स इक्वेटर टू पोल, यानी इक्वेटर से हम पोल की ओर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। 45 डिग्री तक इंक्रीज होगी, नहीं होगी भाई साहब, पूरी बढ़ती जाएगी। डिक्रीज होगी, गलत हो गया, इसका उल्टा लिखा होता तो डिक्रीज होती। रिमेन सेम, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 15 नंबर का सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको मैं थोड़ा सा मीडियम ग्रेड का सवाल बोलूँगा। MPPMT 2012 के सवाल है। जो बच्चे अच्छे हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, वो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। और जो बच्चे जो है एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनको जो है कंसेप्ट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो इसमें कम से कम नहीं तो 2 या 3-4 मिनट जो है खर्च कर सकते हैं और उनका आंसर सही ना भी आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 मिनट में इसके ऑप्शन लिखना जो है भूल गया। हाँ, तो ये हो गए ऑप्शन। देखो ऑप्शन और देख करके मुझे बताओ 1 मिनट में इसको कौन कौन सॉल्व कर सकता है, एकदम दिमाग लगा के। हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, वो है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑन द एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। हम जाते हैं हाइट कितनी, 1600 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ पर अब आपको बताना है जी की वैल्यू कितनी होगी। तो जो बच्चे मजदूरी करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जी इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GM/r²। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वो इसमें जो है वैल्यू को ऐड करेंगे। किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पर जो है आर में फिर जो है 6464 प्लस 1600, तो फिर उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया मजदूरी। मजदूरी। अब देखो आपको एक कंसेप्ट चमकाता हूँ, आप चमक जाओगे एकदम। हमारा जो है अर्थ कितने रेडियस है, 6400। अब 1600 है, यहाँ पर कितना 1600 है। ये वैल्यू जो है इसकी कितनी है, इस वैल्यू की ये कितनी है, 1/4 है, 1/4 है, यानी कि 1/4 भाग है। ये 1/4 है, कौन सा, ये वाला। यही हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पर। अब देखिए ये है जो 1/4 है, यानी कि r जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से r प्लस 1/4r, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो r प्लस r/4, ठीक है। r प्लस r/4 का और स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास में कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 लेके, तो 4 आ जाएगा। 4r प्लस r इक्वल टू 5r/4। कितना आ गया, 5r/4 आ गया। कुछ मत करो, यहाँ पे ये है 5r/4 आ गया। सिंपली इसका जो है आपको स्क्वायर करना है, तो ये आप पे करोगे तो 5 5 या 25 अपॉन 4 4 या 16, ये आ गया। अब इसको जब आप ऊपर ले जाओगे, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू जो है नीचे वाली, ये सबसे ऊपर चली जाएगी, यानी 16/25 जी आपका इतना हो जाएगा। जी आपकी वैल्यू दी है 10 पहले से, कितनी दी है, 10, तो आपका ये है 160 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 25। 25 का टेबल पढ़ो बच्चे, 25 5 जा 100 और 25 6 125 और 25 7 जा, कितनी बार जाएगा, 25 4 5 6 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 जा हो जाएगा 150, हमारे पास में 10 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 25 4 जा 100, सिंपल, कितना आ गया, 6.4 आ गया, ठीक है। तो अभी ये मैंने ये कंसेप्ट कहाँ से लगाया, जो हमने पढ़ चुके हैं वहीं से ये कंसेप्ट आया है। बाकी आपको मजदूरी करनी है तो आप डायरेक्ट सवाल लिख कर आप करोगे ना, तब भी आपका 6.4 ही आने वाला है।
ठीक है। तो आप चाहे ये मेथड से कर लो, चाहे ये मेथड से, आपका आंसर सेम आने वाला है। ये MPPMT 2012 का सवाल था। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी इसके हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली वीडियो में 16 से लेके 20 तक आएंगे, तैयार रहना, वीडियो पूरा देखना, सवाल पूरे करना। अगर टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाना चाहते हो और अपने नीट, JEE, PNST जो भी मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपको निकलना है तो अच्छे से तैयारी करते रहो।